हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टारगेट विद पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे हैं घटना चक्र 2023 की जीएस की सामान्य विज्ञान की बुक। जिसने भी नहीं की है वो कर सकता है इस क्लास से अपनी पूरी कंप्लीट। जिसके पास नहीं है वो इस क्लास से पूरी कंप्लीट कर सकता है। इसका मैंने फर्स्ट पार्ट आपको कराया हुआ है। अगर जिसने नहीं देखी है तो मैं उसकी प्लेलिस्ट बना दूंगी कुछ क्लासेस कराने के बाद, तो आप लोग आराम से देख सकते हैं, जिसका मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और हमारे टेलीग्राम से जुड़ें, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप लोग जुड़े वहाँ से, और वहाँ पर डे करंट अफेयर की क्विज़ कराई जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम सामान्य विज्ञान को कवर करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंस देखेंगे। इसमें 2023 की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस बुक को हम। इसका मैंने फर्स्ट पार्ट करा दिया है, आप लोगों ने नहीं देखा तो देख सकते हैं। लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें क्लास को और चैनल को भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। फर्स्ट होगा हमारा आनुवंशिकता, जिसकी परिभाषा है माता पिता के आनुवंशिक लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आनुवंशिकता कहते हैं। जिसका जनक है ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल का प्रयोग उद्यान मटर गार्डन पी पर किया जाता है। 3 नियम है: प्रभाविता का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम और पृथक्करण का नियम। क्रोमोसोम गुणसूत्र, क्रोमोसोम का मतलब होता है हिंदी में गुणसूत्र, जिसमें हम कुछ के पार्ट देखेंगे। इसकी खोज किसने की थी? कार्ल विल्हेम बॉन नेगेली ने 1842 में की थी। न्यूक्लियोप्रोटीन है ये, जीन धारक है। और नामकरणकर्ता कौन है? डब्ल्यू बाल्डेयर। 1888 ईस्वी में इन्होंने नामकरण इसका किया था। प्रजातियों में क्रोमोसोम की संख्या निश्चित व स्थिर होती है। आनुवंशिक लक्षणों को प्रसारित करने का माध्यम है ये क्रोमोसोम। जीन का नामकरण किसने किया है? विल्हेम जोहानसेन 1909 में की थी। आनुवंशिक लक्षण धारण करने वाली क्रोमोसोम में स्थित डीएनए से बनी अति सूक्ष्म संरचनाएं हैं ये। जीनोम के सभी गुणसूत्रों का संरचनात्मक एवं कार्यात्मक संगठन है जीनोम चित्रण। जीनोम का ये चित्र दिया हुआ यहाँ पे देख सकते हैं आप। उत्परिवर्तन, अनुक्रम आधार में परिवर्तन, जीनोम का अनुक्रम और डीएनए की कार्यात्मक इकाई। इसको आप लोग देख लीजिए, मैं इसके आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी, आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिएगा, नोट भी कर सकते हैं आप इसको। जंपिंग जीन, प्लवमान जीन कौन से होते हैं देखते हैं। सर्वप्रथम यह मक्का में प्रयोग किया गया। खोजकर्ता बारबरा मैक्लिटॉक यूएसए के हैं। नोबेल पुरस्कार इनको सम्मानित किया गया 1983 में। कोशिकाओं में डीएनए के खंड की तरह ही काम करता है और ट्रांसपोजोन ये है। ऐसे में आनुवंशिक तत्वों जो एक गुणसूत्रों में एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में समर्थ रहता है ये। अब जीन की डेफिनेशन देख लेते हैं। जीन क्या है? आनुवंशिकता की इकाई जिसके द्वारा पैतृक लक्षणों का निर्धारण होता है। नामकरण आपने देखा किसने, इनके जीन का नामकरण किसने किया था? विल्हेम जोहानसन ने। और उपमा किसने दी है? उपमा क्या दी है इन्होंने? डीएनए की कार्यात्मक इकाई और आनुवंशिकता की इकाई। इन्होंने 2 उपमा दिए हुए हैं। गुणसूत्र, क्रोमोसोम्स और गुणसूत्र के प्रकार 2 होते हैं, देख लेते हैं। गुणसूत्र कोशिकाओं के केंद्र में उपस्थित धागों में समान संरचना होती है। नामकरण किसने किया है क्रोमोसोम्स का? वॉन बॉल्डेयर हॉर्टज ने। कार्य माता पिता के आनुवंशिक लक्षणों को संतानों तक पहुंचाना। उपमा वंशागति का वाहक। गुणसूत्र के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं, ऑटोसोम होता है और सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। तो इसकी परिभाषा देते हैं। स्त्री व पुरुष में समान रूप से पाए जाने वाले गुणसूत्र को हम ऑटोसोम कहते हैं, जिसमें इनकी संख्या होती है 22 जोड़ी, कुल 44 होते हैं। और सेक्स क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? परिभाषा देखते हैं। स्त्री व पुरुष में भिन्न रूप से पाए जाने वाले गुणसूत्र होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। और आपने इसका साइंस क्लास में पढ़ी होगी 10th और 12th में, तो आपको अच्छे से पता है इसका डायग्राम कैसा होता है। तो फिर भी जैसे स्त्री में XX और पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं, और संख्या इनकी 1 जोड़ी या कुल 2 इनकी संख्या होती है। न्यूक्लियस हम देखेंगे, डीएनए और आरएनए में अंतर, डिफरेंस देखेंगे। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोज शर्करा, और आरएनए की होती है राइबोज शर्करा, राइबोज न्यूक्लियस शर्करा। तो डीएनए का देख लेते हैं पहले, उसके बाद तो हम डीएनए का देखेंगे। ये है हमारा डीएनए, सभी ने डायग्राम भी बनाया होगा 9th 10th में, साइंस पढ़ी होगी तो।
डीऑक्सीराइबोज शर्करा होता है इसमें। खोजकर्ता कौन है? स्विस रसायन शास्त्री फेडरिक मिसर 1869 ईस्वी में उन्होंने खोज की थी इसकी। कुंडली आकार का होता है ये, डबल हेलिक्स होते हैं इसमें, डबल 2 लाइन से बना होता है। विन्यास की खोज डॉक्टर जेम्स वॉटसन, डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक। प्रस्तावक कौन है? MH F विलिंकिंस तथा फ्रैंकलिन 1853 में। न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम संश्लेषण हरगोविंद खुराना द्वारा किया गया था। संश्लेषण इसका किसके द्वारा किया गया था? हरगोविंद खुराना द्वारा इसका संश्लेषण किया गया था। फॉस्फेट होता है इसमें, नाइट्रोजनी बेस होता है, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। डीएनए का स्ट्रक्चर ये आप अच्छे से देख सकते हैं। आनुवंशिक गुणों के लिए ये उत्तरदायी होता है, ये इसके लिए काम करता है डीएनए। पूरा नाम है राइबोज शर्करा आरएनए का। संश्लेषण डीएनए द्वारा होता है इसका। कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करता है ये। बेस क्या क्या है? एडेनिन है, ग्वानिन है, यूरेसिल है और साइटोसिन है। इसमें हमारा थाइमिन है, इसमें हमारा थाइमिन नहीं है आरएनए में। नोट, आरएनए में नाइट्रोजनी बेस में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। देखिए मैंने बताया भी आपको, इसमें थाइमिन है, इसमें थाइमिन नहीं है। थाइमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है, इसमें कार्य करता है। अवस्थित है केंद्रक व कोशिका दोनों इसमें अवस्थित है आरएनए में। और डीएनए में किसके लिए कार्य करता है? आनुवंशिक गुणों के लिए उत्तरदायी के लिए कार्य करता है डीएनए। आरएनए के मुख्य प्रकार हैं ट्रांसफर आरएनए, सेकेंड है प्रोटीन संश्लेषण में हेतु अमीनो अम्ल राइबोसोम्स पर लाना। अभी आपने टीआरएनए, एमआरएनए पढ़ा होगा, इसका स्ट्रक्चर आरएनए क्या होता है, एमआरएनए क्या होता है देख लेते हैं। प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं ये, और राइबोसोमल आरएनए द्वारा कार्य करता है। और मैसेंजर आरएनए केंद्रक के बाहर प्रोटीन संश्लेषण हेतु उपयुक्त अमीनो अम्लों को चुनने के लिए संदेश देता है ये। अब देखेंगे अब हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कौन कौन से हैं। सूक्ष्म जीवों व जीवाणुओं से युक्त खाद बनती खाद, पर्यावरण हितैषी, नाइट्रोजन व फॉस्फोरस की उपलब्धता में वृद्धि, खेतों में लाभकारी सूक्ष्म जीव में वृद्धि। 4 प्रकार के होते हैं, आगे देखते हैं। जैव उर्वरकों के प्रकार, कंपोस्टिंग एक्सीलेटर में सुलोलॉटिक्स होता है और लिग्नोलोटिक होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में राइजोवियम, एजोटोवैक्टर, एजोस्पाइरिलम, एसिटोवैक्टर, नील हरित शैवाल और एजोला होता है इसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण में। फॉस्फोरस खुलाने वाले बैसिलस, स्यूडोमोनास और एस्परजिलस। पौधों की वृद्धि को प्रोत्साहन देने वाले राइजोबैक्टीरिया और स्यूडोमोनास। 4 होते हैं, ये चीज़ आप लोग। जैव उर्वरक के कितने प्रकार होते हैं? कंपोस्ट एक्सीलेटर होता है पौधों की वृद्धि को प्रोत्साहन देने के, नाइट्रोजन स्थिरीकरण और फॉस्फोरस को घुलाने वाले। ये है नील हरित शैवाल और प्लस एजोला। नाइट्रोजन स्थिरीकरण और उपज क्षमता में वृद्धि। देखते हैं इसके बारे में क्या है। ये नील हरित शैवाल देखते हैं पहले। नाइट्रोजनी स्थिरीकरण में सहायक होते हैं नील हरित शैवाल। अन्य नाम इनका साइनोबैक्टीरिया होता है। एजोला का सहचर होते हैं और प्रोकैरियोटिक शैवाल होते हैं। जलीय फॉर्म होता है एजोला। पत्तियों की पृष्ठीय सतह पर साइनोबैक्टीरिया में एनावीना और एजोला जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में शामिल होते हैं। दुधारू पशुओं को खिलाने पर और दुग्ध की मात्रा में वृद्धि करना। एजोला इसलिए काम होता है दुधारू पशुओं को खिलाने पर और दुग्ध की मात्रा में वृद्धि करता बढ़ाता है पशुओं के लिए। जैव उर्वरक देखते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण को कराने वाले जीवाणु मुख्य दलहनी फसलें कौन सी हैं? चना है, मटर है, सेम और अरहर। इस टाइप का होता है दलहनी पौधा। जड़, उसकी पत्तियां, जहाँ पर फसल होता है वो उसको हम मुख्य दलहनी फसलें बोलते हैं। इस टाइप का होता है पौधा। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक जीवाणु, फसल सोयाबीन। जीवाणु कौन सा? राइजोबियम जैपोनिकम। 3 पत्तियां घास, राइजोबियम ट्राइफोली। लूसन की गांठ, राइजोबियम मेलिलोथी। जलीय फॉर्म एनावीना एजोली। गुन्नेरा मैक्रोफाइला, नोस्टोक मस्कोरम। इसका मैं आपको PDF दूंगी, आप लोग अच्छे से देखिएगा इसको।
कंकाल और मांसपेशियों के तंत्र देखते हैं। परिभाषा क्या है? किसी भी जीव के शारीरिक ढांचे का निर्धारण करने वाले तंत्र को क्या कहते हैं? मांसपेशीय तंत्र कहते हैं, फिर कंकाल कहते हैं। निर्माण किससे हुआ? संयोजी ऊतक से हुआ। और अध्ययन किसने किया? ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत इसका अध्ययन किया गया है। कंकाल तंत्र के प्रकार देखते हैं। बाह्य कंकाल होता है और अंतः कंकाल होता है। पहले बाह्य कंकाल देखते हैं। परिभाषा: जीव के बाह्य शारीरिक स्वरूप को निर्धारित करने वाला तंत्र। संरचना: मृत कोशिका के द्रव्य में जिसमें संरक्षण नहीं होता है वो होती है हमारी बाह्य कंकाल। विशेषता: काटने पर दर्द नहीं होता है। और उपस्थित प्रोटीन कौन सा होता है इसमें? अल्फा केराटिन होता है। अब अंतः कंकाल में देखते हैं कौन कौन से हड्डियों से बना ढांचा जो शरीर को आकार देता है वो अंतः कंकाल में आता है। कठोरता का कारण कैल्शियम और फास्फोरस की उपस्थिति होती है, इसलिए कठोर होता है थोड़ा सा शरीर हमारा। संरचना: ठोस और कठोर संयोजी ऊतक होते हैं। ऊतक। नोट: मजबूती के लिए विटामिन डी की आवश्यकता होती है। विभिन्न जीवों में बाह्य कंकाल के उदाहरण: मनुष्य में बाल, रोम, नाखून बाह्य कंकाल के हैं। पक्षियों में पंख होता है, मछलियों में ऊपरी सल्क होता है और कछुओं में ऊपरी कवच। चौपाई जंतुओं में खुर, रोम और सींग होते हैं, जैसे कि बैल, गाय, भैंस, ये चौपाई जंतु में आ जाएंगे। मानव में अंतः काल में उपस्थित अस्थियों की संख्या: नवजात शिशुओं में 300 अस्थियां होती हैं, कंकाल होते हैं। और वयस्कों में 206 हड्डियां होती हैं। नवजात शिशु में 300 हड्डियां होती हैं और वयस्कों में 206। अब हम ये देखते हैं वयस्क मानव शरीर में 206 अस्थियों का वितरण देखते हैं। अभी तक हमने बस यही सुना है कि हाँ हमारे शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, पर किसमें कितनी होती हैं वो आज हम इसमें देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज़, आप लोग बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। हाथ में 60 हड्डियां होती हैं, पैर में 60 हड्डियां होती हैं, खोपड़ी में 29, कपाल में 8 हड्डियां होती हैं। हड्डियों की संख्या: चेहरे पे 14 हड्डियां होती हैं, कान में 6 हड्डियां होती हैं, रीढ़ की हड्डी में वयस्क में 26 होती हैं और बच्चे में 33 होती हैं रीढ़ की हड्डी। पसलियां 12 जोड़ी 24 होती हैं। और हाथ के उंगलियों में अस्थियों की संख्या होगी, अंगूठे में 2 होती हैं और शेष में 3 होती हैं। तो ये चार्ट आप लोग जरूर देखिएगा अच्छे से, और जिससे आपको पता चले हमारे शरीर में कितनी और कहाँ पर कितनी हड्डियां होती हैं। मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले प्रमुख तत्व कौन कौन से होते हैं? हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम, नाइट्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। सबसे ज़्यादा हमारे शरीर में होती है वो ऑक्सीजन होती है 65%, बाकी अन्य तत्व होते हैं जो 1.3% होते हैं। मांसपेशीय तंत्र होते हैं, मांसपेशियों से निर्मित होते हैं और कार्य शरीर को सहारा और दृढ़ता को गति देना में ये हमारा कार्य करती है मांसपेशी तंत्र। अस्थि मज्जा क्या होती है? बोन मैरो। परिभाषा है: मानव अस्थियों में पाए जाने वाले पदार्थ प्रकार है लाल अस्थि मज्जा और श्वेत अस्थि मज्जा। आरबीसी का निर्माण और डब्ल्यूबीसी का निर्माण जिसको हम बोलते हैं। मानव हाथ में पाए जाने वाली अस्थियों के नाम: कंधे में अंश मेखला होता है और कोहनी से कलाई तक रेडियस अल्ना। हथेली में मेटाकार्पल्स और कंधे से कोहनी तक ह्यूमरस। कलाई में कार्पल्स, उंगली में फेलेंज। मनुष्य के पैर में पाई जाने वाली अस्थियों के नाम: श्रोणि मेखला में टार्टल्स एडी को बोलते हैं। पंजे में मेटाटार्टल्स होता है। उंगली में फेलेंज होता है। जंघों से घुटने तक फीमर। घुटने में पटेला और घुटने से एड़ी तक टिबिया फिबुला होता है। मानव दंत प्रणाली: वयस्क मनुष्यों में कुल दांत 32 होते हैं, जिनको दूध के दांत 20 2 बार उगने वाले दांत होते हैं। स्थायी दांत होते हैं 12 जो केवल एक बार उगते हैं। 4 तरह के दांत होते हैं: कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक और चवर्णक। जो आगे के दांत होते हैं, चबाने के काम ये दोनों दांत आते हैं। और भोजन को काटने का काम कृंतक करता है और फाड़ने का काम रदनक करता है। जोड़ों के नाम किस तरह के हैं? लिगामेंट जिसको कहते हैं हड्डी को हड्डी से जोड़ना। स्टर्नम पसलियों को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। और कंडरा हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने का कार्य करती है। इसकी आपको पूरी PDF दे दूंगी मैं टेलीग्राम पे आपको जुड़ जाइए हमारे
उस पर आपको रोज़ क्विज़ भी मिलती है, उस पर क्विज़ भी कर सकते हैं आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को और बने रहें, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल। थैंक यू।